नमस्कार प्यारे बच्चों। केवल 15 मिनट के अंदर पूरा भूगोल, हाई स्कूल का पूरा भूगोल के सारे चैप्टर आपको कराए जाएंगे। बहुविकल्पी भी, लघु, विस्तर, सब कुछ इसका इसके अंदर है इस क्लास के। आप देखिए, फर्स्ट चैप्टर है भूगोल का, कक्षा 10 का, संसाधन एवं विकास। पहले पता होना चाहिए संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन वो वस्तुएं होती हैं जो इंसान की जरूरत को पूरा करती है। जैसे एक पेन होता है, जैसे कोई किताब होती है, ट्रैक्टर होता है, गाय होती है, भैंस होती है, या कोई कार होती है। जो इंसान की जरूरत को, आवश्यकता को पूरा करे, वही संसाधन कहलाता है। कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त किए जाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण पशु, धातु, ट्रैक्टर, कार, ये सब संसाधन होते हैं। संसाधन दो मुख्य प्रकार के होते हैं। एक जैव संसाधन, जो जीव जंतु होते हैं। ये जो सजीव संसाधन होते हैं, सजीव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब क्या होते हैं? जैव संसाधन। ठीक है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशु आदि। एक होते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन जो निर्जीव संसाधन होते हैं, जैसे धातु, मिट्टी, चट्टाने, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ट्रैक्टर, कार, ये सब क्या होते हैं? अजैव संसाधन। संसाधन नियोजन क्या है? यानी संसाधन की सीमित मात्रा है। जैसे आपको पता है, पेट्रोल, मिट्टी, कोयला, तेल, इन सब की गैस, इनकी सीमित मात्रा है। तो इनका उपयोग सोच समझकर उचित मात्रा में कम किया जाना चाहिए। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं संसाधन नियोजन। संसाधनों का विवेकपूर्ण सही प्रयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन, मृदा मीन्स मिट्टी होती है, अपरदन मीन्स होता है कटाव होना उसका। भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत का हट जाना क्या कहलाता है? मृदापर्दन कहलाता है। मृदापर्दन किसे कहते हैं? भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत का हट जाना मृदापर्दन कहलाता है। क्योंकि जो भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे अधिक उपजाऊ वही होती है, उसी के अंदर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। और मृदापर्दन के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं? जल द्वारा और वायु द्वारा सबसे अधिक होते हैं। या तो बारिश के द्वारा, या तेज बहाव के, पानी के जो तेज बहाव होता है उससे मिट्टी कटती है ऊपरली, और या फिर हवा चलती है तो तब भी कटती है। भू अक्षरण व भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? भू अक्षरण भी इसी से संबंधित है। भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। भूमि की जो ऊपरली परत है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है, उसकी उपजाऊ शक्ति का नष्ट होना क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। भूक्षरण किसे कहते हैं? भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना भू निम्नीकरण या भू अक्षरण कहलाता है। भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत का हट जाना भी भू अक्षरण ही कहलाता है। दोनों का एक ही मतलब है। इसका मुख्य कारण क्या है? जल द्वारा या वायु द्वारा है। ठीक है, कैसे है, किस तरह से करना है वो? क्योंकि तिरुवर्षा, नदी का बहाव, वनों का विनाश, खेतों का खुला छोड़ना या तेज हवाएं चलने से मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है और उपजाऊ शक्ति कम होती है। इसके उपाय क्या है रोकने के? खुली भूमि पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पहाड़ों पर सोपान खेती उगाई जानी चाहिए। सोपान खेती किस तरह की होती है? जैसे ये पहाड़ है इस तरह से, तो इस पर क्या होता है? ऐसे पट्टीदार खेत, यहाँ पर मिट्टी को सही करके यहाँ पर खेत कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो बारिश आती है यहाँ पर ऊंची ऊंची मेड़ बना दी जाती है जो मिट्टी का बहाव को रोकती है, और पानी भी खेत के अंदर रुक जाता है पहाड़ों पर। ये इस तरह सोपान खेती होती है पहाड़ी क्षेत्र में। तो खेतों और जो मैदानी खेत होते हैं उनकी मेड़ बनानी चाहिए, यानी डोल या मेड़ ऊंची बनानी चाहिए, ताकि पानी अपने साथ मिट्टी ना बहाकर ले जाए। नदियों पर बांध बनाना चाहिए। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, इसके बारे में समझाइए। देखो, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है उद्योग, कंपनियां, और आर्थिक विकास का मतलब होता है देश की उन्नति। तो आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। दोहन का मतलब प्रयोग किए जा रहे हैं। संसाधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, धातु आदि का निरंतर उपयोग किया जा रहा है। तो इस कारण ही आर्थिक विकास के लिए और प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए डीजल, कोयला, धातु आदि का निरंतर उपयोग किया जा रहा है। तो संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है और उनकी मात्रा कम होती जा रही है। भारतीय मिट्टियों के मुख्य प्रकार कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारत के उत्तरी मैदान में। इसके अंदर होता क्या है? जलोढ़ मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका पाई जाती है। ये मृत्तिका से भरी होती है, और इसके लिए गन्ना, चावल, गेहूं और दलहनी फसलों के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में।
और इस काली मिट्टी के अंदर सबसे अधिक क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम या पोटास भरपूर मात्रा में होता है। और कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है काली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट, लोहे के ये घाटी 3 जगह सबसे अधिक पाई जाती है और इसके अंदर लोहे के कण पाए जाते हैं, इसीलिए लाल मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा असम के अंदर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और लेटराइट मिट्टी के अंदर काजू की फसल सबसे अधिक उगाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी का मतलब होता है रेत वाली मिट्टी, जो राजस्थान, गुजरात आदि में होती है और इस मिट्टी के अंदर लवणता की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। मृदा यानी वन वाली मिट्टी, वनों वाली मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में ये सबसे अधिक पाई जाती है। इसके कण मोटे होते हैं और कण इसके दोमट और सिल्टकार होते हैं। भू संसाधन किसे कहते हैं, इनका उद्देश्य बताइए। भू संसाधन, भू का मतलब होती है भूमि, जमीन, पृथ्वी, धरती माता। तो भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। वनस्पति, वन्यजीव, मानव जीवन, परिवहन, कृषि, संचार, सेवाएं व आर्थिक क्रियाएं सभी के सभी भूमि के ऊपर ही की जाती हैं। भारत में भूमि, भू संसाधन पर्वत, पठार, मैदान, झरने और द्वीप के रूप में पाया जाता है। भूमि एक सीमित संसाधन है, यानी भूमि तो एक सीमित मात्रा ही है पूरी पृथ्वी पर, तो अतः इसका उपयोग सावधानी और सही तरीके से किया जाना चाहिए। उद्देश्य या उपयोग क्या है? वन, भूमि से हमें वन, कृषि, सड़क, इमारतें, उद्योग और फसलें आदि सब की पूर्ति भूमि पर ही की जाती है, उगाए जाते हैं। वन लीनियर एग्जाम की पॉइंट। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का, भूमि की जो कमजोर होती जा रही है वहां भूमि, उसका मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब के अंदर कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी, चाय के लिए सबसे अच्छी मिट्टी लैटराइट मिट्टी। सीढ़ीदार या सोपान खेती कहाँ होती है सबसे अधिक? उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में सोपान खेती। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है और वो संसाधन उसके बाद भी समाप्त नहीं होता है, जैसे पवन, जल, वन्य जीवन, वनस्पति। यह नवीकरणीय है, ठीक है, क्योंकि पवन हवा को कितनी बार भी प्रयोग कर सकते हैं हम, जल का, वन्य जीव पैदा होते रहते हैं, वनस्पति पैदा होती रहती है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जिसको दोबारा से प्रयोग पैदा नहीं किया जा सकता, जैसे धातु, पेट्रोल, कोयला। एक बार कहीं से पेट्रोल या कोयला प्रयोग कर लिया तो वहां पर दोबारा वो नहीं पैदा होगा, ये अनवीकरणीय। चैप्टर नंबर 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन। जैव विविधता। जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवों की पृथ्वी पर जीवों की अनेक प्रकार की विविध जो नस्लें होती हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं, कोई जीव किस तरह का है, कोई पेड़ किस तरह का है, तो ये जो विभिन्नता है इसको ही जैव विविधता कहते हैं। वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाली जातीय विभेद को जैव विविधता कहते हैं। इसका महत्व क्या होता है, क्या फायदा है इसका? कि अलग अलग पौधे और अलग अलग प्राणियों से मानव को विभिन्न आवश्यक वस्तुएं, भोजन, आवास, परिवेश आदि प्राप्त हो जाते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संकटग्रस्त जातियों का संरक्षण करना ही भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का काम है। कि संकटग्रस्त जो जीव जंतुओं की जातियां समाप्त होने को हैं, उनका संरक्षण करना, बचाव करना, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करना, प्राकृतिक जो उनके घर हैं, जंगल है, उसकी सुरक्षा करना, उपयोगी जीवों व वनस्पतियों का उपयोग उचित करना, जो उपयोगी जीव जंतु और वनस्पति है सोच समझकर उनका उपयोग करना, उद्यानों और अभयारण्यों का निर्माण करना, यानी उनके लिए उद्यान, बड़े बड़े जंगल तैयार करना और सरकार उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, इसका निर्माण करना। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? चिपको आंदोलन पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था और हिमालय के क्षेत्र में, और इसका नेता कौन थे? मुख्य सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये क्या हुआ था कि पहाड़ी क्षेत्र में पेड़ की कटाई ज्यादा की जा रही थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी एक टीम बनाई और जब भी पेड़ काटने के लिए लोग या सरकार द्वारा या कोई भी आते थे, तो वो पेड़ों से चिपक जाते थे, कहते थे कि इसको मत काटना है, तो उसी का नाम रख दिया गया चिपको आंदोलन। तो हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई से चिपक कर उसको रोकने का जो काम था, वो काम किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में। वनों का वर्गीकरण। भारत में वन 3 प्रकार से पाए जाते हैं। एक आरक्षित वन है जो अत्यधिक मूल्यवान और सरकार द्वारा रिजर्व है, सुरक्षा की जाती है, उसको बोलते हैं आरक्षित वन। रक्षित वन वो वन
वो वन जो सरकार ने इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए, रक्षित माने सुरक्षा करने के लिए और आरक्षित माने रिजर्व करने के लिए, ये रिजर्व है और इसकी रिजर्व है और सरकार ने इस पर अपने कानून और सैनिक लगाए हुए हैं या फिर सिक्योरिटी लगाई हुई है इसको इसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि इसका मूल्यवान जीव जंतु आदि चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। और एक रक्षित वन है जिसकी रक्षा की जाती है लेकिन वो इससे कम मूल्यवान होता है। और एक अवर्गीकृत वन होता है। अवर्गीकृत वन का मतलब होता है जो छोटे छोटे वन कई जगह पर पाए जाते हों, जैसे किसी राज्य में कोई बड़ा वन तो नहीं है लेकिन छोटे छोटे कई वन है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, तो उसे बोलते हैं अवर्गीकृत वन। ठीक है। वन लीनियर एग्जाम पॉइंट्स। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा से। भारतीय वन्य जीवन रक्षा अधिनियम 1972 में आया था। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है। हरा सोना वनस्पति को कहा जाता है। चैप्टर 8 भूगोल का चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन। जल दुर्लभता किसे कहते हैं? जल पानी को बोलते हैं और दुर्लभता जिसकी कमी को बोलते हैं। ठीक है। यानी पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्या कारण है? जल की कमी ही जल दुर्लभता कहलाती है। कारण है बढ़ती जनसंख्या, जल का असमान वितरण और निजी नलकूप और औद्योगिकरण, ये आदि है। बहुउद्देश्य परियोजना किसे कहते हैं? नदियों पर बांध बनाकर, नदियों पर बांध बनाकर और उसकी सहायता से, जैसे ये नदी है इस पर यहाँ बांध बनाकर पानी को रोककर, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर पानी से इसमें मछली पालन किया जा सकता है। और आगे ज्यादा पानी जब आता है, बारिश होती है तो आगे बाढ़ ना आए तो इसलिए यहाँ पानी रोक दिया जाता है, नहीं बाढ़ में भी मदद करता है। ये पानी बाढ़ न आए इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, तो वो भी काम करता है। मछली पालन का भी काम करता है। इससे बिजली तैयार की जाती है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत उत्पन्न की जाती है, वो भी कार्य करता है। और जब बारिश खत्म हो जाती है और आगे किसानों को पानी खेती के लिए जरूरत होती है तो थोड़ा थोड़ा पानी निकालकर खेती में इस पानी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसके बहुत सारे, और साथ में मनोरंजन का भी यहाँ पर मनोरंजन का भी स्थानीय बना दिया जाता है। तो एक ही काम से अनेक बहुत सारे उद्देश्य पूरे करने को बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। नदियों पर बांध बनाकर एक साथ अनेक उद्देश्य पूरे करना बहुउद्देश्य परियोजना कहलाता है। लाभ होता है बाढ़ पर नियंत्रण करना, सिंचाई करना, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन और मनोरंजन आदि। हानि क्या है इसकी? कुछ हानि भी है कि जमीन और आवास कम हो जाती है, क्योंकि जहां पर बांध बना जाता है वहां पर बहुत सारी जमीन पर इंसान अपना घर नहीं बना सकता, क्योंकि वहां पर पानी टूट भी सकता है पानी, और पानी को इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़े क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। तो जमीन और आवास में कमी हो जाती है, वनस्पति और मिट्टियां जल में वहां पर डूब जाती है। वर्षा जल संग्रहण पद्धतियां कौन कौन सी चली हुई है? वर्षा बारिश के जल को इकट्ठा करने के कौन कौन से तरीके हैं? जल वर्षा संग्रहण जी, एक तो है छत वर्षा, ये चलता है राजस्थान में। ये कहाँ चलता है? राजस्थान में। राजस्थान में लोग क्या है इस प्रकार से अपना घर तैयार करते हैं कि जब बारिश ऊपर से आती है तो वो क्या करते हैं, वो सारा का सारा पानी छत पर इकट्ठा होकर और यहाँ पर पाइप लगा देते हैं, पाइप लगाकर, और वो सारा पानी नीचे आ जाता है और यहाँ पर एक बनाते हैं टैंक या टांका बोलते हैं उसे, टैंक या टांका। वो सारा पानी यहाँ इकट्ठा होता है और उस पानी से फिर कपड़े धोने या अन्य काम के लिए साफ पानी को प्रयोग कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं वर्षा जल संग्रहण, छत वर्षा जल संग्रहण राजस्थान में। एक जोहड़ बनाकर बड़े गांव के अंदर बड़े बड़े गड्ढे तैयार कर दिए जाते हैं, जिसमें पूरे गांव का पानी आता है और वो नीचे भूमि में चला जाता है, जिससे कि पानी का स्तर सही रहता है। इसे जोहड़ या फिर खादीन कहते हैं। भूमिगत टैंक या टांका बनाकर, ये भूमिगत टैंक या टांका बनाकर बारिश का जल इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है। वन लीनियर एग्जाम पॉइंट्स। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मोनीसराम में होती है। टिहरी बांध कहाँ? उत्तराखंड भागीरथी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में नर्मदा नदी पर है। समुद्री जल पूरी पृथ्वी पर कितना पाया जाता है? 97.5%। और ये लवणीय जल होता है। लवणीय यानी नमक वाला जल। चैप्टर नंबर 4 कृषि। रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब फसलें किसकी है? रबी की। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पॉइंट है ये। बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर से नवंबर तक। खरीफ की फसलें
खरीफ की फसलें होती हैं जो गर्मी में बोई जाती हैं, ठीक है। इनका बोने का समय होता है मई से जुलाई तक, खरीफ का। रबी की फसलें सर्दी में बोई जाती है, खरीफ की फसलें गर्मी में बोई जाती है। धान, कपास, मोटे अनाज। खाद्य फसलें किसे कहते हैं? जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, गन्ना, दालें, जो खाने के लिए प्रयोग की जाती हैं फसलें, वो खाद्य फसलें होती हैं। तिलहनी फसलें जिससे तेल निकाला जाता है, मूंगफली, सरसों, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि। पेय फसलें जो पीने वाली फसलें होती है, चाय और कॉफी। बागवानी फसलें फल और सब्जियां। रेशेदार फसलें जूट और कपास, जिससे रेशे तैयार, कपड़े तैयार किए जाते हैं। फलीदार फसलें, दालें, सभी प्रकार की दालें और मटर जिसमें फलियां होती हैं। और जायद की फसलें होती हैं जो गर्मी और सर्दी इनमें ना बोकर बरसात के मौसम में बोई जाती है। जायद की फसलें होती हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब बरसात वाले मौसम में आती है जायद की फसलें। मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सब सब ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि की विशेषताएं बताइए। भारतीय कृषि की क्या खूबियां हैं? भारत की जो कृषि खेती है वो मानसून पर आधारित होती है, तो बारिश पर आधारित होती है। कई जगह बारिश जरूरत होती है वर्ष कृषि को, कई जगह पर बारिश ज्यादा आने पर कृषि खत्म हो जाती है, यानी बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत जगह मानसूनी वर्षा पर आधारित है। दूसरी, भारत के अंदर जो कृषि है उसकी उत्पादकता कम है, यानी खेत से कम पैदावार होती है। खाद्यान्न फसलों को महत्वता दी जाती है भारत के अंदर। गेहूं, चावल, जो दालें, जो चीजें होती है ना, जो जो खाने वाली फसलें अत्यधिक मात्रा में वही उगाई जाती है। एक ये इसकी विशेषता है। चावल की खेती के लिए क्या क्या जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में उत्पादकता में दूसरा स्थान भारत का है। पहले ध्यान रखना कि चावल पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत का दूसरा नंबर है चावल में पैदा करने में। और ये खरीफ की फसल होती है, जून और जुलाई में बोई जाती है। और तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का इसे चाहिए होता है चावल पैदा करने के लिए। मुख्य क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चावल सबसे ज्यादा उगाया जाता है। गेहूं, पेय फसल क्या है? यानी पीने वाली फसल। मुख्य क्षेत्र कहाँ पर है चाय का? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व केरल में सब सर्वाधिक भारत के अंदर चाय की पैदावार की जाती है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व केरल के अंदर। इसे जलवायु कैसी चाहिए? इसे चाहिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का मतलब होता है गर्म जलवायु, यानी गर्मी, धूप वाली। भारत में अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है चाय, ठीक है। ये सब चाय के पॉइंट है। चाय पेय फसल, कोई एक पेय फसल के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में चाय की उत्पादन किया जाता है। जलवायु उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय है। भारत में अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है। सरकार द्वारा किसान कृषि उत्पादन के लिए कौन से सुधार कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। सबसे पहले तो भारत ने क्या किया था? जमींदारी जो प्रथा चल रही थी भारत के अंदर, उसको समाप्त किया। फिर उसके बाद खेतों की चकबंदी करवाई। फिर उसके बाद हरित क्रांति आई। हरित क्रांति का मतलब होता है कृषि की पैदावार के लिए अनेक चीजें लागू की गई। और सिंचाई परियोजना चालू की गई। फसल बीमा लगाया गया, चालू किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड चालू किया गया। आधुनिक उपकरण किसानों को कुछ छूट पर दिए जाने लगे। और कृषि के विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ये सब है भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम। भारत की प्रमुख फसलें कौन सी है? चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन फसलें, गन्ना, तिलहन फसलें, चाय, कॉफी, कपास, जूट आदि। इसके वन लीनियर क्वेश्चन कौन से हैं? रोपण विधि से कौन सी फसल उगाई जाती है? रोपण, जिसका रोप रोप कर, बीच से काट के, बीच में से किसी पेड़ को काटकर जब रोपा जाता है जमीन के अंदर, जैसे गन्ना, केला, कॉफी, रबड़ आदि। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन, तेल वाली फसलों से संबंधित है। निर्वाह खेती उसे बोलते हैं जो लोग किसी खेती को अपने खाने पीने के लिए ही, पालन पोषण के लिए उगाते हैं, जैसे गेहूं और चावल, दालें आदि। परिवार के पालन पोषण के लिए जो खेती उगाते हैं उसे निर्वाह खेती कहते हैं। हरित क्रांति जो कृषि से संबंधित होती है, ठीक है। कृषि के उत्पादन के लिए सरकार ने हरित क्रांति चलाई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना योगदान है? भारत एक क्या क्या योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में? भारत की अर्थव्यवस्था या विकास में कृषि का क्या महत्व है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में फल, सब्जियां, चाय, कॉफी, मसालों का निर्यात किया जाता है, विदेशों में बेचे जाते हैं चीजें। और कृषि भारत की संपूर्ण आर्थिक जीडीपी के अंदर 26% योगदान करती है। वाणिज्य फसलें किसे कहते हैं? जो फसलें केवल बेचने के लिए उगाई जाती हैं, पैसा कमाने के लिए उगाई जाती हैं, उनको बोलते हैं वाणिज्य फसलें, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है भूगोल का, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इंपॉर्टेंट।
धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जो धातु वाले खनिज होते हैं जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये सब क्या होते हैं? धात्विक। अधात्विक क्या होते हैं? जो बिना धातु वाले होते हैं, कोयला, अभ्रक, संगमरमर आदि। लौह खनिज क्या होते हैं? जो लोहे वाले होते हैं, जिसमें लोहे का गुण पाया जाता है, जैसे जैसा लोहे अयस्क, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज आदि। अलोह वो होते हैं जिसमें लोहे के गुण नहीं पाए जाते, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो दोबारा प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल और पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय जो एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग नहीं किए जाते, केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस आदि। भारत में खनिज तेल, पेट्रोलियम की उपस्थिति कहाँ पर पाई जाती है? भारत के अंदर डिगबोई, नहरकटिया, मुंबई हाई, अंकलेश्वर, गुजरात आदि स्थानों पर सबसे अधिक पेट्रोलियम पाया जाता है। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? भूमि के आंतरिक भाग में ताप का प्रयोग करके, भूमि के आंतरिक भाग के अंदर ताप अत्यधिक पाया जाता है। भूमि के अंदर जो भूमि के पृथ्वी के बीच में जो तापमान है बहुत ज्यादा है, तो उसका प्रयोग करके उससे जो बिजली तैयार की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अभ्रक पर टिप्पणी लिखिए। अभ्रक एक पारदर्शी काला, हरा, लाल, पीला व भूरे रंग का एक खनिज होता है जिसे अभ्रक कहते हैं। वो विद्युत का सुचालक होता है, इसके अंदर बिजली चलती है, ठीक है, तार वगैरह इसके बनाए जाते हैं, जैसे कोई भी इसका जो चीज बनाई जाती है तो बिजली इसके अंदर चलती है, बिजली का सुचालक है विद्युत का। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं? जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत आदि। और ऊर्जा के गैर परंपरागत वो हैं जो आधुनिक नए हैं, जैसे सौर ऊर्जा, वायु, ज्वार भाटा, बायोगैस आदि। हमें खनिजों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? खनिज का, क्योंकि खनिजों की मात्रा और भंडार सीमित है। कोयले का जो खान है, सोने की, तांबे की, लोहे की, वो सीमित है, तो इसलिए एक तो उनका खनिजों का भंडार सीमित है, इसलिए इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, इनका सोच समझकर प्रयोग किया जाना चाहिए। खनिज औद्योगिक युग में खनिजों का उपयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका उपयोग भी है और इनका भंडार भी सीमित है, इसलिए सोच समझकर प्रयोग किया जाना चाहिए। खनिजों को बचाने के लिए इसके स्थान पर किसी दूसरी अन्य वस्तु का प्रयोग या विकल्प भी सोचना चाहिए कि इसकी जगह कोई दूसरा प्रयोग भी किया जा सके, क्योंकि इनका भंडार सीमित है, एक दिन ये खत्म हो जाएंगे अगर हम प्रयोग करते रहे तो। भारत में लौह अयस्क का वितरण बताइए। लौह अयस्क का मतलब है लोहे वाले जो धातु पाई जाती है। उड़ीसा, झारखंड पेटी, जो उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा झारखंड पेटी, एक तो वहां सबसे ज्यादा लोहे के अयस्क पाए जाते हैं। एक दुर्ग, बस्तर और चंद्रपेटी है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है। एक है बेलारी चित्रदुर्ग जो कर्नाटक में है, ये एक पेटी है, ठीक है। पेटी का मतलब होता है धरती पर, पृथ्वी के नीचे एक बहुत बड़ा भाग मिट्टी के नीचे जहां पर ये अयस्क पाया जाता है उसे बोलते हैं पेटी। महाराष्ट्र, गोवा पेटी, जो महाराष्ट्र और गोवा के बीच का रत्नागिरी स्थान है, वो सब वहां पर नीचे जमीन के अंदर पाया जाता है लोह अयस्क। भारत में सौर ऊर्जा का उज्जवल भविष्य है, इसके बारे में टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा, सौर ऊर्जा से क्या समझते हैं? भविष्य में आने वाला भारत के अंदर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा होगा, इस पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि भारत उष्ण उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देश है, यहाँ पर गर्मी अत्यधिक होती है, सर्दी कम होती है, एक तो ये कारण है। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। भारत में सूरज की धूप पर्याप्त मात्रा में आती है। भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीकी से धूप को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। सौर ऊर्जा से खाना बनाना, पंप चलाना, पंखा, पानी गर्म करना, लैंप जलाना आदि प्रयोग किया जा सकते हैं। वन लीनियर क्वेश्चन। झरिया की खान किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। झारखंड में कोरडमा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। तमिलनाडु किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा के लिए फेमस है तमिलनाडु, क्योंकि वहां पर हवा अच्छी चलती है, पहाड़ी क्षेत्र है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल सौदा कारखानों के लिए। आधारभूत उद्योग कौन सा है? लोहा। आधारभूत उद्योग उसे बोलते हैं जो उद्योग कच्चे माल के लिए दूसरे उद्योग पर आधारित रहता है, उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा? बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है? उड़ीसा में। भारत में कोयले के कौन कौन से खास प्रकार हैं? मुख्य 4 प्रकार हैं। एक पीट कोयला होता है जिसमें कम कार्बन होता है और नमी की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। वो नमी ज्यादा होती है इसके अंदर, लेकिन कार्बन कम होता है पीट कोयले में। लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला होता है, भूरे रंग का, मुलायम होता है। पिटमिनस कोयला अधिक, एक पिटमिनस कोयला होता है, ये धरती पृथ्वी के अंदर
अत्यधिक गहराई में पाया जाता है और इसका तापमान भी ज़्यादा होता है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला होता है, ये ठोस होता है, इसके अंदर कार्बन ज़्यादा होता है और सबसे उत्तम कोयला होता है। भूगोल का चैप्टर नंबर 6, विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे माल से कंपनी के अंदर तैयार करके कोई मूल्यवान वस्तु बाहर उसका उत्पादन करना, निर्माण का विनिर्माण कहलाता है। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में बदलकर अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाना विनिर्माण कहलाता है। भारत में अधिकांशतः जूट मिले जी, विनिर्माण किसे कहते हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश जूट की मिलें पश्चिम बंगाल में ही क्यों है। पहला कारण है कि पश्चिम बंगाल में पटसन, पटसन जिससे जूट बनाया जाता है उसके पौधे, पटसन अत्यधिक मात्रा में उगाया जाता है। और दूसरा कारण है कि जो जूट की मिलें होती है उन्हें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पटसन के उद्योगों को पर्याप्त पानी देती है और वहां पर सस्ते व अधिक मजदूर श्रमिक पाए जाते हैं। और तैयार माल के लिए कोलकाता बंदरगाह है, अगर विदेशों में भेजना होता है ना जूट, तो वहां पर पास में ही बंदरगाह है, यानी पानी के जहाज से विदेशों में सामान पहुंचाने की सुविधा भी है। और दूसरा क्या है, जल सड़क रेल परिवहन की अधिकता है। वहां पर पश्चिम बंगाल में जूट का सामान इधर उधर पहुंचाने के लिए जल के रास्ते भी है, पानी के बंदरगाह, सड़क के भी है और रेल परिवहन की भी सुविधा है, इसलिए वहां पर अत्यधिक है। पर्यावरण निम्नीकरण क्या है, उसका उपाय बताइए। पर्यावरण निम्नीकरण का मतलब होता है पर्यावरण की धीरे धीरे ताकत कम करना, पर्यावरण निम्नीकरण कहलाता है। मृदा, वायु, जल और जैव विविधता के गुणों का कम होना या घटना पर्यावरण निम्नीकरण कहलाता है। उपाय क्या है इसके, वर्षा जल का संग्रहण किया जाना चाहिए, जल वायु मृदा प्रदूषण कम करना चाहिए और संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय प्रदूषण प्रकार, प्रभाव व उपाय बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु में हानिकारक गैसों का जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का आदि का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। जल प्रदूषण क्या है, उद्योगों द्वारा जल में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिलकर दूषित किया जाना जल प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण, औद्योगिक व निर्माण कार्यों में जो तेज ध्वनि उत्पन्न होती है वो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। मृदा प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, कारखानों के कचरे, केमिकल या मिट्टी में मिल जाना, यानी कारखानों के कचरे का या केमिकल का मिट्टी में मिलना क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। प्रभाव क्या पड़ता है इन सभी प्रदूषणों का, ये सभी वनस्पति, जीव जंतु और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा उपाय क्या है इसका, कूड़ा, गंदा पानी, केमिकल, अन्य हानिकारक पदार्थों का निपटान सही तरीके से किया जाना चाहिए और ध्वनि को सीमित मात्रा में रखना चाहिए। उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योग कई तरीके से अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक है कृषि आधारित, जो कि सूती वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय उद्योग होते हैं, यानी ये उद्योग कृषि पर आधारित होते हैं, खेती पर आधारित होते हैं। ये कपास पर आधारित होता है, रबड़ पर, ये गन्ने पर और ये चाय पर आधारित है। एक खनिज आधारित, ये सीमेंट उद्योग, लोहार मशीन उद्योग, ये धातुओं पर आधारित होते हैं, खनिजों पर। और आधारभूत उद्योग जो दूसरे उद्योगों पर आधारित होते हैं, कच्चे माल के लिए दूसरे उद्योग पर आधारित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आधारभूत उद्योग, जैसे कि लोहा और तांबा। क्योंकि लोहा और तांबा जब किसी दूसरी कंपनी से शुद्ध होकर लोहार तांबा आएगा तभी वो दूसरी फैक्ट्री वहां से उससे कुछ तैयार करके आगे विनिर्माण करेगी। उपभोक्ता उद्योग क्या, एक उपभोक्ता उद्योग होते हैं उपभोक्ताओं के लिए सीधे उपयोग किए जाने वाले उत्पादन। ठीक है, एक उद्योग ऐसा होता है जो सीधे ही उपभोक्ताओं के लिए कोई चीज का उत्पादन करते हैं, जैसे कि चीनी, पंखे, कागज। मिल जो है डायरेक्ट चीनी बनाती है उपभोक्ताओं के लिए, पंखे उपभोक्ता का मतलब होता है जिसको प्रयोग करने वाले हम और आप सब, पंखे और कागज। सार्वजनिक उद्योग होते हैं जो सरकार तैयार करती है, सबके लिए होते हैं। ठीक है, रेल, लोहा उद्योग। निजी उद्योग निजी उद्योग होते हैं जो कि कोई व्यक्ति अपना स्वयं का उद्योग बनाता है, लगाता है, जैसे बजाज डावर। संयुक्त उद्योग जो सरकार और कोई बिजनेसमैन दोनों मिलकर चलाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी उद्योग जैसे कि महाराष्ट्र में चीनी उद्योग है, वो सब सहकारी उद्योग हैं। भारी उद्योग वो होते हैं इसमें भारी वस्तुएं, भारी सामान लाया जाता है, बनाया जाता है, जैसे इस्पात या लोहे का उद्योग होता है, लोहा उद्योग व इस्पात उद्योग। हल्के उद्योग जिसमें छोटे छोटे उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे विद्युत उद्योग। वन लीनियर एग्जाम पॉइंट्स है। सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है। कच्चा माल सीमेंट उद्योग में क्या प्रयोग किया जाता है, चूना पत्थर। पेट्रो रसायन उद्योग खनिज उद्योग है, जहाँ पेट्रोल का रसायन
एक चीज़ें जो तैयार की जाती हैं पेट्रोल से संबंधित, पेट्रोल के अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है? जब पेट्रोल ज़मीन से खोदा जाता है, उससे कई चीज़ें तैयार की जाती हैं, तो वो खनिज उद्योग के अंदर आता है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। इसका चैप्टर नंबर 7 है भूगोल का, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय माने पूरे देश की, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है विकास या रुपये धन दौलत से। तो उसकी जीवन रेखाएं क्या है, यानी इसको सबसे ज्यादा कौन सी 2 या 4 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा योगदान करती हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? परिवहन और संचार के साधन। देखो क्वेश्चन आता है कि परिवहन और संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा है, इसे समझाइए। जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? परिवहन होते हैं जो सामान ढोने के जो वाहन होते हैं, कार, ट्रक, रेल, जहाज, वायुयान, पानी के जहाज, सब तो परिवहन उसे बोलते हैं। परिवहन के साधन वस्तुओं, लोगों तथा सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए ये भी जीवन रेखा कहलाती है अर्थव्यवस्था की। दूसरा संचार के साधन, जिससे हम बात करते हैं, मोबाइल, टीवी, समाचार पत्र, अखबार, ये कंप्यूटर, ये सब क्या है? संचार के साधन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने वाले साधन को, जैसे फोन, टीवी, समाचार पत्र को संचार के साधन कहते हैं। जी, महत्व क्या है? देश की गति वस्तुओं और सेवाओं की गति के साथ साथ चलती है। देखो किसी भी देश की प्रगति उसके अंदर वस्तुएं और सेवाएं, जो वस्तुएं, चीजें हैं और सेवाएं हैं, वो कितनी तेज गति से पहुंचती है, इस पर आधारित है देश की गति। तो देश के हर कोने तक सूचना और सामान की पहुंच जारी करना, पहुंचाना जरूरी है। देश के लोगों का समय और धन बचाता है, ये दोनों चीजें, संचार और परिवहन के साधन। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग यानी सड़क परिवहन का वर्गीकरण कीजिए। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये 4 महानगर हैं, ठीक है? ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन चारों महानगरों को जोड़ने के लिए सरकार ने 6 लाइन वाली एक सड़क बना रखी है। इन चारों नगरों को सड़क परियोजना, तो इसे ही क्या बोलते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, ठीक है? तो मुंबई आदि जोड़ने 6 लाइन वाली महाराजमार्ग की सड़क परियोजना सरकार ने जारी की थी, जिसको ही ये कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? देश के दूरस्थ भागों को, देश के दूर दूर के जिले या कस्बों या शहरों को जोड़ना राष्ट्रीय राजमार्ग का काम है, नेशनल हाईवे का। यह स्टेट हाईवे है, राज्य राजमार्ग। राज्य की राजधानियों और जिले मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें को क्या कहते हैं? राज्य राजमार्ग। जिला मार्ग, जिले के विभिन्न केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करता है जिला मार्ग। अन्य सड़कें गांव, शहरों को जोड़ने वाली अन्य सड़कें कहलाती हैं। सीमांत सड़कें, देश के जो बॉर्डर वाली सीमा वाले क्षेत्रों को, सड़क को जो देश की सड़कों से जोड़ता है, उसे बोलते हैं सीमांत सड़कें। व्यापार व इसके मुख्य प्रकार क्या हैं? राज्यों व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय। स्थानीय व्यापार कहते हैं जब देश के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले या एक स्टेट से, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर कोई सामान पहुंचाया जाता है, उसे बोलते हैं स्थानीय व्यापार। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, किसी एक राज्य से, एक स्थान से जब विदेशों तक, अनेक देशों तक सामान पहुंचाया जाता है, उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो विभिन्न देशों के अंतर्गत होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध सड़क परिवहन से है, ना कि जल से, ना कि वायु से। राष्ट्रीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 6। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? सड़क परिवहन है, ठीक है? ये था भूगोल, और एक छोटी सी क्लास में मिलते हैं पूरा कंप्लीट नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में। थैंक यू, जय हिंद।